Hello everyone, I am Dr. Abhinav Pamar, MBBS from AIIMS New Delhi and gold medalist INBO 2015। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग कंप्लीट बायोलॉजी रिवाइज कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रही है एंड इस सीरीज का जो सबसे हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक है अब तक का जेनेटिक्स, वो स्टार्ट कर रहा हूं आज मैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। बहुत क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से मैं आपको जेनेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बिल्कुल क्लियर कर दूंगा एंड इससे फास्ट आपकी रिवीजन कोई नहीं करवा सकता, इवन आप खुद भी इससे फास्ट नहीं कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप एनसीईआरटी खोल के रखें, इस वीडियो को बिल्कुल जो स्पीड है उसी स्पीड पे चलने दें। मैं पहले ही काफी फास्ट बोलता हूं और तेज मत करिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। तो इस चैप्टर को हम बहुत आराम से करेंगे एंड बहुत अच्छे से करेंगे एंड जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसको खत्म करेंगे। So let's start with principles of inheritance and variation। अब चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो आपको पता होना चाहिए इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। सो इनहेरिटेंस इज पेरेंट से प्रोजेनी तक जो कैरेक्टर जाता है उसकी ट्रांसमिशन को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। वेरिएशन क्या है, वो जो इनहेरिटेंस है वो 1 to 1 नहीं होती है कि प्रोजेनी एग्जैक्टली पेरेंट जैसे नहीं होती है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो जो डिफरेंस है, द डिग्री बाय विच अ प्रोजेनी डिफर फ्रॉम इट्स पेरेंट इज नोन एज वेरिएशन। तो अगर हम मेंडल की बात करें, मेंडल एक साइंटिस्ट थे, ग्रिगोर मेंडल, जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी काम किए थे एंड 7 इयर्स तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे गार्डन पी पे और उन्होंने कुछ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को फॉर्मुलेट किया था। और ये फर्स्ट टाइम था जब एनालिसिस एंड मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में यूज किया गया था। तो उनके एक्सपेरिमेंट्स क्रेडिबल थे। कैसे बोल सकते हैं हम, बायोलॉजी में आप हमेशा पढ़ोगे, इवन आप एमबीबीएस में आगे पढ़ोगे कि कोई भी एक्सपेरिमेंट क्रेडिबल यानी कि फैक्चुअली करेक्ट कब होता है, अगर उसका सैंपल साइज काफी लार्ज हो। तो जो मेंडल का भी सैंपल साइज था वो काफी लार्ज था, तो जो उनके रिजल्ट्स आए थे वो काफी क्लोजर टू ट्रुथ थे। मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने ऐसे प्लांट्स पे काम किया था जो किसी एक कैरेक्टर में ऑपोजिट ट्रेट शो कर रहे थे। मतलब अगर हम कैरेक्टर लेते हैं हाइट, तो ट्रेट क्या होगा, टॉल है या ड्वार्फ है। तो उन्होंने ऐसा प्लांट चूज किया, एक टॉल प्लांट एक ड्वार्फ प्लांट। और ये टॉल और ड्वार्फ भी कोई ऐसे ही प्लांट नहीं यूज कर लिए, इन्होंने यूज की थी ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। सो नाउ द क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन। सो ट्रू ब्रीडिंग लाइन ऐसा कोई भी प्लांट होता है जिसके पिछली 4, 5, 6 जनरेशन में अपने कॉन्टिन्यूअस जो कराई है, सेल्फ पॉलिनेशन कराई है। तो जिससे क्या होता है, जो कैरेक्टर वो काफी स्टेबल हो जाता है। मतलब जो टॉल प्लांट है उसके पेरेंट्स भी टॉल थे, उनके पेरेंट्स भी टॉल थे, उनके पेरेंट्स भी टॉल थे, तो क्या होगा, जो टॉलनेस का कैरेक्टर है वो स्टेबल है, सिमिलर विद ड्वार्फ प्लांट्स। तो उन्होंने ऐसे 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज चूज की थी जो क्या कर रहे थे, बाकी सब चीजों में सिमिलर थे, सिर्फ एक ट्रेट में डिफर कर रहे थे। तो ये 7 उन्होंने जो यूज किए थे कैरेक्टर, वो जरूर आपको याद रखने। क्वेश्चन आता है, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, ये 7 कैरेक्टर उन्होंने यूज किए थे। तो उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, 6 कैरेक्टर को कांस्टेंट रखा, सिर्फ एक कैरेक्टर को अलग लिया। तो अगर हम हाइट की बात करें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, बस यही डिफरेंस था। बाकी दोनों ही एक्सियल पोजीशन, फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर, फुल शेप, वायलेट फ्लावर, येलो कलर एंड राउंड शेप, ये सारे कैरेक्टर बिल्कुल सेम थे, सिर्फ एक कैरेक्टर में डिफर कर रहे थे। क्योंकि ये एक कैरेक्टर में डिफर कर रहे हैं, एक को हम बोलते हैं मोनो, और अगर आप डिफरेंट किसी चीज को क्रॉस कराते हैं उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड बना है। अगर 2 अलग अलग चीजों को क्रॉस करके एक चीज बनाते हैं वो हाइब्रिड है। सो दिस इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग में उन्होंने क्या किया, एक पेरेंट का जो उन्होंने फीमेल पेरेंट बनाई थी उसके एंथर्स को रिमूव कर दिया, इसको बोलते हैं इमेस्क्यूलेशन, और जो मेल पेरेंट चूज किया है उसके पॉलन्स को यहां पे आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया। ऐसा करने से जो सीड्स डेवलप हुए, उन सीड्स को उन्होंने जर्मिनेट किया, प्लांट्स बनाए, एंड जो फर्स्ट जनरेशन बनी है ऐसे, मतलब पेरेंट्स के क्रॉस के बाद सीड्स बने, सीड्स को ग्रो करने के बाद जो पहला प्लांट आया है वो फर्स्ट जनरेशन है, उसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन या फिलियल 1 जनरेशन। टू दिस सरप्राइज, अगर उन्होंने एक कैरेक्टर लिया, फॉर एग्जांपल लेते हैं हाइट में उन्होंने टॉल को क्रॉस कराया ड्वार्फ से, एक्सपेक्टेड क्या था कि कुछ टॉल हो जाए, शायद कुछ ड्वार्फ हो जाए, लेकिन सरप्राइजिंगली 100% जो प्रोजेनी थी F1 में वो सिर्फ और सिर्फ टॉल थी।
जब उन्होंने बाकी 6 कैरेक्टर्स भी लिए तो हमेशा हुआ कि F1 प्रोजनी में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट जैसा ट्रेट आया, दूसरा पेरेंट 0% शो हुआ। तो ये काफी सरप्राइजिंग चीज थी और काफी उनको बड़ा अच्छा लगा देख के, उन्होंने काफी वो फैसिनेट हुए इससे। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एक स्टेप और आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या किया, जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन की उन्होंने सेल्फ पोलिनेशन कराई। भाई 2 F1 जनरेशन के प्लांट्स थे, उनकी आपस में क्रॉसिंग कराई। अब हुआ मैजिक। अब जो सेकंड जनरेशन हुई है F1 जनरेशन की क्रॉसिंग से जो सीड बने, जब उन्होंने उनको ग्रो करा, अब क्या हुआ, अब कुछ प्लांट्स उस पेरेंट को रिजेंबल कर रहे थे जो F1 में गायब हो गया था। तो अब कुछ प्लांट्स ड्वार्फ थे हमारे एग्जांपल में, कुछ प्लांट्स टॉल थे। और अभी मैजिक खत्म नहीं हुआ है। जब इन्होंने इसकी परसेंटेज काउंट की तो हर बार जो रिजल्ट आया वो लगभग सेम था। क्या था कि जो पेरेंटल कैरेक्टर F1 जनरेशन में आया था वो 75% या 3/4 F2 में भी आया, पर जो पेरेंटल कैरेक्टर 0% था F1 में, वो 1/4 या 25% आया F2 में। और ये जो रेशियो था ये भी फिक्स था 7 के 7 कैरेक्टर के लिए। तो इसको देख के उन्होंने कुछ लॉज को फॉर्मुलेट किया कि क्या हो रहा होगा। तो और इवन क्या हुआ कि जो टॉल और ड्वार्फ प्लांट थे वो बिल्कुल आइडेंटिकल थे। मतलब अगर एक टॉल प्लांट इतना है, ड्वार्फ इतना है, तो जो प्रोजनी में भी टॉल और ड्वार्फ है वो टॉल इतना है, ड्वार्फ इतना है। कोई भी मिडिल ग्राउंड नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि मिक्सचर हो जाए, टॉल और ड्वार्फ मिलकर एक मिडिल हाइट का बन जाए, ऐसा नहीं हुआ। या तो टॉल था या ड्वार्फ था। तो इसके बेस पे उन्होंने प्रपोज किया कि कुछ तो चीज है जो स्टेबली पास हो रही है पेरेंट से जनरेशन में, ऑफस्प्रिंग में। सो समथिंग इज बीइंग पास्ड डाउन जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्टेबली। तो वो चीज उन्होंने नाम दिया फैक्टर का। आज हम जानते हैं कि फैक्टर एक्चुअली जीन्स होते हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में स्प्रेड होते हैं। बट मेक श्योर आप याद रखें कि मेंडल ने कभी भी जीन वर्ड यूज नहीं किया था, उन्होंने फैक्टर बोला था। फन फैक्ट, कभी भी पुराने साइंटिस्ट्स को किसी चीज का डाउट होता था, किसी का केमिकल नेचर नहीं पता है, उन्हें इतना पता है कि ये चीज कुछ करती है पर केमिकली वो क्या है उन्हें आज नहीं पता है, वो उसको फैक्टर बोल देते थे। तो आपने सुना होगा शायद इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर्स, ये फैक्टर। तो आज हमें पता है कि फैक्टर्स आर एक्चुअली जीन्स, जो मेंडल ने फैक्टर यूज किया था। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस जो इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई अगर ट्रेट शो करना है तो नेक्स्ट वर्ड जो आपको पता होना चाहिए दैट इज अलील्स। तो अलील क्या है? अब आपको इतना पता होगा कि मैक्सिमम जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब उनके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर एक क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसके 2 सेट होंगे, एक मदर से आया होगा इस ऑर्गेनिज्म के, एक फादर से आया होगा। एक क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे सेम कैरेक्टर का जीन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं इस क्रोमोसोम की इस पोजीशन पे हाइट का जीन है, हमेशा जीन सेम होगा, लेकिन ट्रेट अलग हो सकता है। ट्रेट मतलब हाइट टॉल है या ड्वार्फ है वो अलग हो सकता है, पर होगा हाइट का ही जीन। तो अगर यहां पे मानो ये टॉल बोल रहा है और ये ड्वार्फ बोल रहा है, जरूरी नहीं अलग हो, सेम भी हो सकता है, दोनों टॉल बोले दोनों ड्वार्फ बोले। तो इन 2 कॉपीज ऑफ अ सेम जीन को हम बोलते हैं अलील्स। तो अलील क्या है? अलील इज अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सेम जीन which may or may not code for the same trait। इसको ना एग्जांपल से बताता हूं। एनसीईआरटी ने आगे बताया हुआ है कि डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट में कि एलील क्या होता है, मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल एक जीन है, जीन क्या होता है? डीएनए की सीक्वेंस होती है, कोई भी सीक्वेंस सोच लो, AGCCTAGGC एक जीन है। आपको पता है कि इसकी 2 कॉपी होंगी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास, एक मैटरनल क्रोमोसोम पे एक पैटर्नल क्रोमोसोम पे, सेम होगा। हम लेके चलते हैं कि ये जो जीन है ये मान लो एक एंजाइम है पेप्सिन, उसको कोड करता है। अब क्या होगा, किसी ऑर्गेनिज्म में ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन यहां पे छोटी सी म्यूटेशन आ जाए, इस ए की जगह मानो टी आ जाए। तो अब क्या हुआ, ए की जगह टी आ गया। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? ये वाला जो नई सीक्वेंस बनी है, हो सकता है ये भी पेप्सिन को कोड करे, हो सकता है ये इनएक्टिव पेप्सिन को कोड करे, या हो सकता है ये किसी को कोड ही ना करे।
समझ रहे हो क्या है? ये स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म है उसी जीन की, लेकिन हो सकता है ये सेम है, हो सकता है ये अलग है। इसी को हम अलील बोलते हैं। तो अलील कुछ नहीं है, अलील एक ऐसा जीन है जिसमें थोड़ी म्यूटेशन आ गई और फिर वो एक पॉपुलेशन में स्प्रेड कर गया। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि किस म्यूटेशन को हम अलील कब बोलेंगे। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों का, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। एनसीईआरटी में दिया हुआ है किसी और चैप्टर में कि एक अलील कब कहलाया जाता है, कोई एक म्यूटेशन है उसको अलील कब बोलोगे, ये गिवन है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो, तो यही जो अलील है अगर हम उसको देखें तो अब अलील हो जाएंगे दो, डिप्लॉयड है। अब यूजुअली क्या होता है, दोनों अलील्स में से एक करता है डोमिनेट दूसरे पे। डोमिनेट का क्या मतलब है कि अगर दो अलील, दो डिफरेंट अलील सेम टाइम में प्रेजेंट है सेम ऑर्गेनिज्म में, उनमें से जो अलील अपना ट्रेट शो करे उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट अलील। एग्जांपल देता हूं, एक प्लांट है उसमें एक टॉलनेस का अलील है, एक ड्वार्फनेस का अलील है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो प्लांट टॉल होगा या प्लांट ड्वार्फ होगा, लेकिन हमेशा प्लांट टॉल मिलेगा अगर उसमें एक टॉलनेस का अलील है और एक ड्वार्फनेस का अलील है। कहने का मतलब टॉलनेस का अलील इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस का अलील और ड्वार्फनेस का अलील इज रिसेसिव ओवर टॉलनेस का अलील। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो ट्रेट है टॉल और ड्वार्फ है, कैरेक्टर क्या है हाइट, ट्रेट क्या है टॉल या ड्वार्फ, डोमिनेंट क्या है टॉलनेस डोमिनेंट है। तो हम डोमिनेंट वाले ट्रेट का फर्स्ट अल्फाबेट उठाते हैं और उससे हम अलील रिप्रेजेंट करते हैं। सो डोमिनेंट अलील बन जाएगा कैपिटल टी और रिसेसिव अलील बन जाएगा स्मॉल टी। ड्वार्फ का हम डी भी उठा सकते थे पर कंफ्यूजन हो जाती है, टी क्या है डी क्या है। तो हमने क्या किया, डोमिनेंट का फर्स्ट लेटर उठाओ और उसका कैपिटल डोमिनेंट अलील के लिए, उसका स्मॉल रिसेसिव अलील के लिए। तो अब प्लांट जो है पी प्लांट वो भी डिप्लॉयड है। अब अगर उसके पास एक मानो एक क्रोमोसोम है, उसकी सेम पोजीशन पे यहां हाइट का जीन है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दोनों जगह कैपिटल टी हो सकता है, दोनों जगह स्मॉल टी हो सकता है, या फिर एक जगह कैपिटल टी हो दूसरी जगह स्मॉल टी हो। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज तो है। तो अगर मैं दोनों को मिला के लिखूंगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ये, सेकेंड पॉसिबिलिटी है ये, थर्ड पॉसिबिलिटी है ये। समझ रहे हो, ये और ये दोनों मिलके हाइट जो है वो टॉल कर देंगे। दोनों में से कुछ भी हो टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही रिसेसिव हैं तब जाके प्लांट ड्वार्फ होगा। तो टॉल है या ड्वार्फ है, ये उसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर है। एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर को हम बोलते हैं फिनोटाइप। और जो उसका जेनेटिक मेकअप है कि कैपिटल टी है, स्मॉल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक मेकअप को हम बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। तो आई होप फिनोटाइप जीनोटाइप आपका यहां पे क्लियर हो गया है। तो इसके बेस पे मेंडल ने कुछ प्रपोज किया। उन्होंने क्या बोला कि जो भी एक ट्रू ब्रीडिंग, क्यों कर रहे हो अभी, उसकी आवाज आ गई उसमें जिप कर रहे हो, ये देखो कितनी तेज आवाज है। नहीं यार, मुझे बिल्कुल वीडियो परफेक्ट चाहिए। एक सेकंड, ये मैं ले आता बाद में। बीच में लाइट चली गई थी, एक तो 2-3 मिनट का ब्रेक लग गया, फिर मैं उठा, मैंने बंद किया दोबारा, फिर आगे फिर दोबारा स्टार्ट किया। चलो ठीक है, जाओ 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 जाओ, ध्यान से कार्ड ना गिर जाए। इसकी कोई रेस्पेक्ट करेगा नहीं यहाँ पे। नहीं किया है, लोग आए थे देख के चले गए। ठीक है सर, थैंक यू। सो इसके बेस पे मेंडल ने कुछ प्रपोज किया। उन्होंने बोला कि इन अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल या ड्वार्फ पी वैरायटी, जो दोनों ही अलील हैं वो आइडेंटिकल है या वो सिमिलर है। और आपको पता है बायोलॉजी में अगर कोई चीज सेम होती है उसको हम होमो वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन को होमोजाइगस बोला गया। मतलब जो क्रोमोसोम के दोनों पोजीशन पे अगर सेम अलील है तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस। सेम कुछ भी हो सकता है दोनों कैपिटल है, हो सकता है दोनों स्मॉल है, लेकिन होमोजाइगस है। लेकिन दूसरा केस जहां पे आपका हेट्रोजाइगस है प्लांट F1 में, वहां पे एक अलील डोमिनेंट है एक अलील रिसेसिव है, इसको उन्होंने हेटेरोजाइगस बोला। सो आई होप डोमिनेंट रिसेसिव का कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हुआ होगा। तो अगर हम
सेल साइकिल को याद करें। सेल साइकिल में आपने पढ़ी है एक टर्म जिसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। जब मियोसिस होती है, मियोसिस में याद करो 2 क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, एक एक सेल में चला जाता है, एक सेल में चला जाता है। अब इमेजिन करो कि एक प्लांट है, नाउ इमेजिन देयर अ प्लांट, पी प्लांट ही है, उसके सेल में हर एक के 2-2 क्रोमोसोम है ना, ऐसे उसके पास क्रोमोसोम्स है कुछ। एक क्रोमोसोम पे टॉलनेस का जीन है, टॉलनेस का अलील है, दूसरे क्रोमोसोम की भी सेम जगह पे हम मानते हैं सेम अलील है। अब जब ये गैमीट बनाएगा क्या करेगा, ये इन क्रोमोसोम्स को अलग अलग कर देगा। ये क्रोमोसोम एक गैमीट में, ये क्रोमोसोम एक गैमीट में। क्रोमोसोम के साथ जो उसके ऊपर अलील है वो भी तो सेग्रीगेट हो गया, लेकिन इस प्लांट के क्योंकि दोनों अलील सेम थे, यहां भी कैपिटल टी था, यहां भी कैपिटल टी था, तो इसके सारे के सारे 100% गैमीट्स में क्या होगा, कैपिटल टी चला जाएगा। सिमिलरली एक प्लांट है जिसमें स्मॉल टी और स्मॉल टी है, जब वो मियोसिस शो करेगा, गैमीट्स बनाएगा, 100% में स्मॉल टी चला जाएगा, चाहे ये जाए चाहे ये जाए, बात तो एक ही है। अब आप ऐसे गैमीट्स की फ्यूजन करा रहे हो, अब क्या होगा, अब जो प्लांट है वो बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से आई हेट्रोजाइगस कंडीशन। नाउ इमेजिन अब ये प्लांट जब सेग्रीगेशन करेगा अब क्या होगा, अब 50% गैमीट्स में जाएगा कैपिटल टी या हाफ में, 50% या हाफ एक ही बात है, एंड 50% या हाफ में जाएगा स्मॉल टी। नाउ इमेजिन आप ऐसे एक प्लांट को सिमिलर प्लांट से क्रॉस करा रहे हो, अब क्या होगा, इसके 50% में ये, इसके 50% में ये, सिमिलरली इसके 50% में ये और इसके 50% में ये, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। अब इनको क्रॉस करना है, अब प्रोबेबिलिटी क्या है, ये इसके साथ क्रॉस करे या इसके साथ क्रॉस करे, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली ये इसके साथ क्रॉस करे या इसके साथ क्रॉस करे, सिमिलर प्रोबेबिलिटी है। तो अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का रूल आपको पता होगा, प्रोबेबिलिटी को अगर आपने निकालना होता है तो आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। या लॉजिकली सोचना भी कितना सिंपल है ना यार, कैपिटल टी से क्रॉस करेगा क्या बन जाएगा, कैपिटल टी होमोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करेगा क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस। स्मॉल टी कैपिटल टी से क्रॉस करेगा क्या बनेगा, स्मॉल टी कैपिटल टी हेट्रोजाइगस, और स्मॉल टी से क्रॉस करे क्या बनेगा, स्मॉल टी होमोजाइगस। ये दोनों तो सेम ही चीज है, कैपिटल टी स्मॉल टी तो एक ही बात है, चाहे स्मॉल टी पहले लिखो चाहे बाद में लिखो। तो क्या इनको मैं 2 कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। इधर क्या हो गया, 1 कैपिटल टी 1 स्मॉल टी, रेशियो निकाल लो, आ गया जीनोटाइपिक रेशियो। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 1:2:1। लेकिन आपको पता है कैपिटल टी हो चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी हो, दोनों ही होते हैं टॉल, तो 1 + 2 3 है टॉल, सिर्फ एक है ड्वार्फ। ये आ गया फिनोटाइपिक रेशियो, ये था जीनोटाइपिक रेशियो। बिल्कुल सिंपल है अगर आप लॉजिक लगाओगे तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक ही गैमीट ट्रांसमिट होता है, हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि सेग्रीगेशन क्या है। सेग्रीगेशन एक रैंडम प्रोसेस है, कैपिटल टी या स्मॉल टी कुछ भी जाए 50% प्रोबेबिलिटी है। तो इसका ना इजी एक तरीका होता है, हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कर लेते हैं उसको, जिसको हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर। तो आप क्या करो, जो भी प्लांट है उसके गैमीट्स एक तरफ लिखो और दूसरा जो प्लांट जैसे आप क्रॉस कराने वाले हो उसके गैमीट्स एक तरफ लिखो और उनकी क्रॉसिंग शुरू करा दो। इसकी इसके साथ कराओगे ये आएगा, इसकी इसके साथ कराओगे ये आएगा, इसकी इसके साथ ये, इसकी इसके साथ ये, सारे इक्वल हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, F1 में 100% होंगे हेट्रोजाइगस टॉल। अब इनकी प्रोबेबिलिटी, इनकी क्रॉसिंग कराओ, तो इसके गैमीट्स को इधर लिख दो और इसके गैमीट्स को इधर लिख दो, सेम रूल अप्लाई करना है। तो गैमीट्स लिखो, यहां कैपिटल टी, यहां कैपिटल टी। अब देखो ये इसके साथ ये बना देगा, ये इसके साथ ये बनाएगा, ये इसके साथ ये बनाएगा और ये इसके साथ ये बनाएगा। गिनो, कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, स्मॉल टी 1। सिमिलर रेशियो आएगा। अगर आप चाहे पनेट स्क्वायर से भी करो, पनेट स्क्वायर काफी इजी होता है करना, इसलिए हम उससे करते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या आप देख के बता सकते हो कोई प्लांट होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है? नहीं, आप देख के नहीं बता सकते हो। उसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होता है जिसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बेस पे जो एक्सपेरिमेंट किए मेंडल ने
उसके बेस पे उसने कुछ रूल प्रपोज किए हैं जिनको हम प्रिंसिपल्स या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोल देते हैं। तो दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ इज योर लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ इज योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि कोई कैरेक्टर है, इट इज कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स जिनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। मेंडल ने कभी लॉ दिया था, मैं फैक्टर यूज कर रही है। अगर आज मैं ये लॉ बोलूंगा तो मैं जीन वर्ड यूज करूंगा, डिफरेंस याद रखना। फैक्टर्स पेयर में होते हैं, ऑब्वियसली बात है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो दो सेट ऑफ फैक्टर होंगे। एंड अगर डिसिमिलर फैक्टर हैं, मतलब अलील्स अलग अलग हैं, तो एक डोमिनेट करेगा दूसरे पे, उसको हमने बोल दिया डोमिनेंट, एंड जिसके ऊपर डोमिनेट किया गया है उसको हमने बोल दिया रिसेसिव। ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये है कि कोई भी फैक्टर आपकी जो है ब्लेंडिंग शो नहीं करता है। ब्लेंडिंग मतलब कि आपका फैक्टर ऐसा नहीं है कि मिक्स करके कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट दे देगा। अगर मैं एग्जांपल दूं कलर का, अगर आप ब्लैक और व्हाइट को मिक्स कर दो, ब्लेंडिंग कर दो, ग्रे कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या इस ग्रे में से आप ब्लैक और व्हाइट कभी अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इस केस में ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलकर कोई मीडियम साइज का प्लांट नहीं बना रहे हैं, नहीं। कैपिटल टी अभी भी अलग है, स्मॉल टी अभी भी अलग है उस प्लांट के अंदर। अब वो जब दोबारा रिप्रोड्यूस करेगा अगली जनरेशन में, कुछ में कैपिटल टी जाएगा, कुछ में स्मॉल टी जाएगा। सो कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई, कोई मिक्सचर नहीं हुआ है। ठीक है। बट एक दो एक्सेप्शन आती हैं इस चीज में, इस रूल में। फर्स्ट क्या है उनमें से? वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि डोमिनेंट तो है एक अलील पर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, कंप्लीट डोमिनेंट नहीं कर पा रहा है। इसका एग्जांपल है स्नैपड्रैगन फ्लावर या डॉग फ्लावर। उसमें क्या होता है, जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है या तो वो रेड होते हैं या वो व्हाइट होते हैं। ट्रू ब्रीडिंग को ना आप होमोजाइगस मान सकते हो। ट्रू ब्रीडिंग है मतलब होमोजाइगस है, चाहे डोमिनेंट चाहे रिसेसिव। जब आप इनको क्रॉस कराते हो रेड और व्हाइट को, तो रेड वाला क्या करेगा? आर, और व्हाइट वाला स्मॉल आर। क्या जीनोटाइप होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है इस फ्लावर को रेड होना चाहिए, पर ये रेड नहीं होता है, ये पिंक बन जाता है, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है। लेकिन मैजिक देखो अब यहां पे, बहुत ध्यान से सुनो, कि जब आप इनकी क्रॉसिंग कराओगे कैपिटल आर और स्मॉल आर की, अब कैपिटल आर और दो कैपिटल आर स्मॉल आर और एक स्मॉल आर, दोबारा से F2 जनरेशन में रेड और व्हाइट फ्लावर आ जाएंगे। सबसे बड़ा एविडेंस है ये ब्लेंडिंग ना होने का। अगर ब्लेंडिंग हो गई होती, रेड और व्हाइट ने कलर मिक्स करके अगर पिंक बनाया होता, जीन्स ने अलील मिक्स करके पिंक बनाया होता, दोबारा कभी रेड और व्हाइट ना आता। पर यहां सेकंड जनरेशन में रेड भी आ गया है, व्हाइट भी आ गया है। इसका मतलब अलील ब्लेंड नहीं हुए हैं, अलील अभी भी सेपरेट डिस्क्रीट इंडिपेंडेंट यूनिट पड़े हुए हैं प्लांट सेल के अंदर। इस केस में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो बिल्कुल सेम होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किस केस में फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो सिमिलर होते हैं, वो होता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1:2:1। ये देख लो, डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कि डोमिनेंस होता किस वजह से है। तो मैंने आपको बताया, एंजाइम वाला एग्जांपल दिया था ना, पेप्सिन वाला। अब पेप्सिन वाले एग्जांपल में याद करो, मैंने बोला था कि एक तो अलील नॉर्मल है, दूसरा अलील मॉडिफाई हुआ था। याद है ना, मैंने एक की जगह टी कर दिया था, मॉडिफाइड अलील था। मैंने क्या क्या पॉसिबिलिटी बताई थी? हो सकता है कि ये नॉर्मल एंजाइम नॉर्मल पेप्सिन ही प्रोड्यूस कर दे, हो सकता है कि ये इनएक्टिव पेप्सिन प्रोड्यूस करे, इनएक्टिव एंजाइम, या हो सकता है कि कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस ही ना करे। नाउ दिमाग लगाओ और सोचो, अगर एक प्लांट है या कोई एक एनिमल है, कोई भी एक सेल है बेसिकली, जिसके पास एक नॉर्मल एलील है, एक मॉडिफाइड एलील है, क्या वो पेप्सिन प्रोड्यूस करेगा? यस करेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल अलील उसके पास एक है। डजंट मैटर सेकंड वाला अलील क्या कर रहा है, वो कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, डजंट मैटर, वो पेप्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। पेप्सिन प्रोड्यूस करना उसका फिनोटाइप है। फिनोटाइप किसके ऊपर डिपेंड है? नॉर्मल अलील के ऊपर। और जिस अलील के ऊपर फिनोटाइप डिपेंडेंट होता है उसी को तो डोमिनेंट अलील बोलते हैं। तो ऐसे केस में जो नॉर्मल अलील है दैट इज डोमिनेंट अलील, और जो मॉडिफाइड अलील है वो रिसेसिव अलील है। उसके होने ना होने से फिनोटाइप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस यही है। नेचर में ऐसे बहुत सारे जीन्स हैं जिनकी जो अलीलिक पेयर है वो ऐसी है कि जो नॉर्मल अलील है वो डोमिनेंट है, मॉडिफाइड अलील रिसेसिव है। ठीक है। चलो फिर आता है एक बहुत ही स्पेशल सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 किसी को रिजेंबल नहीं कर रहा था, ना वो रेड था ना वो व्हाइट था, वो पिंक था।
ये बिल्कुल ऑपोजिट है। कोडोमिनेंस में F1 दोनों को रिजेंबल कर रहा है और इसका क्लासिकल एग्जांपल है ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो अगर आप ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग देखोगे, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ये कंट्रोल होती है एक जीन से जिसके 3 अलील हैं। जीन का नाम है आई और उसके 3 अलील हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल आई। सो आई ए, आई बी, स्मॉल आई, ये 3 अलील है। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन, एक सिंगल ह्यूमन बीइंग में कितने अलील होंगे? 2 ही तो होंगे। एक ह्यूमन के पास तो 2 ही क्रोमोसोम है और उस क्रोमोसोम पे सेम लेवल पे सेम अलील होगा, तो 3 में से कोई 2 होते हैं। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? अगर मैं पॉसिबिलिटी सारी लिख दूं, आपको दिखेगा ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। यही 6 पॉसिबिलिटी है जीनोटाइप की। अब इनमें से कुछ तो बहुत सिंपल है कि जो स्मॉल आई है वो रिसेसिव है। कैपिटल ए हो जाए तो भी रिसेसिव है, कैपिटल बी आ जाए तो भी रिसेसिव है। तो अगर आई ए स्मॉल आई आ गया, ब्लड ग्रुप क्या होगा? डोमिनेंट के हिसाब से होगा, ब्लड ग्रुप होगा ए। आई बी स्मॉल आई आ गया, ब्लड ग्रुप होगा बी। आई ए होगा, फिर से ए। आई बी होगा, फिर से बी। यहां तक बिल्कुल सिंपल है। स्मॉल आई का दोनों रिसेसिव होंगे तो ओ होगा। फन फैक्ट, ये ओ एक्चुअली नील या 0 था। क्यों? क्योंकि अगर दोनों स्मॉल आई हो जाते हैं तो आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होता है, तो नील एंटीजन, इसलिए इसको हमने नील लिखा, जो बाद में ओ कहलाया गया। ए के केस में ए एंटीजन होता है, बी के केस में बी एंटीजन होता है, ओ के केस में कोई एंटीजन नहीं होता। लेकिन अगर ए और बी दोनों एक साथ आ जाते हैं, दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है, ए बोलेगा ए एंटीजन होगा, बी बोलेगा बी एंटीजन होगा, इस केस में दोनों एंटीजन होंगे। तो ए बी ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस शो होती है। सो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस एज वेल एज मल्टीपल अलील्स। क्यों? क्योंकि एक जीन के 2 से ज्यादा अलील हैं। ऐसे किसी भी केस में जहां एक जीन के 2 से ज्यादा अलील हैं उसको मल्टीपल अलील बोलते हैं। अब इन्होंने एक और एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने कि कई बार एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इन्होंने एग्जांपल दिया है इस जीन का। तो ये जो बी जीन है ये 2 अलील शो करता है, कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसके जो 2 फंक्शन है, एक तो ये स्टार्च ग्रेन का साइज कितना है उसको भी डिक्टेट करता है, दूसरा उनकी शेप क्या है उसको भी डिक्टेट करता है। अब अगर हम बात करें, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं साइज को, तो जो कैपिटल बी है यानी होमोजाइगस डोमिनेंट है वो काफी लार्ज होता है, होमोजाइगस रिसेसिव काफी स्मॉल होता है, पर हेट्रोजाइगस होता है इंटरमीडिएट। तो ना तो वो लार्ज है ना वो स्मॉल है, वो बीच का है। अगर आप सिर्फ इसको कंसीडर करो तो आपको लगेगा कैपिटल बी इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी। पर जब आप दूसरा कैरेक्टर देखते हो, अगर आप शेप देखते हो, देन कैपिटल बी राउंड होता है, स्मॉल बी रिंकल्ड होता है, पर कैपिटल बी स्मॉल बी हेट्रोजाइगस राउंड होता है। इस केस को अगर कंसीडर करोगे तो आपको लगेगा कैपिटल बी कंप्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल बी के ऊपर। तो क्या फंडा है, ये मिसमैच कैसे? एक्चुअली डोमिनेंस किसी अलील का ऑटोनोमस फीचर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अलील आ गया तो ये हमेशा डोमिनेंट होगा इसके ऊपर, नहीं। अगर वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहा है, हो सकता है वो किसी एक में डोमिनेंट हो, किसी एक में ना हो, किसी एक में इनकम्प्लीटली हो, किसी एक में को डोमिनेंट हो। तो अगर आपको डोमिनेंट या रिसेसिव अलील देखना है तो आप अलील तो देखोगे ही, साथ में जो जो कैरेक्टर्स को वो अलील इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको उन कैरेक्टर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो एक कैरेक्टर में डोमिनेंट हो, एक में ना हो। फिर आती है बात 2 जीन्स के इनहेरिटेंस की। तो अब क्या करते हैं, तो 7 पेयर याद करो, 7 पेयर्स ली थी ना मेंडल ने, उनमें से 5 को कांस्टेंट कर दो, 2 को अलग कर दो। तो 2 कैरेक्टर में आप अलग कर रहे हो। तो एग्जांपल क्या दिया हुआ है भाई, एक कलर हो गया यहाँ पे येलो, एक कलर होगा ग्रीन, ये अलग है। दूसरा एक शेप होगी राउंड, एक शेप होगी रिंकल्ड, ये भी अलग है। तो जब आपने येलो और राउंड को रिंकल और ग्रीन के साथ क्रॉस कराया तो जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। F1 में जो प्लांट थे, सारे प्लांट वो सिर्फ और सिर्फ राउंड और येलो थे, क्योंकि राउंडनेस इज डोमिनेंट ओवर रिंकलनेस एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। और जब आपने इसको क्रॉस कराया तब हुआ मैजिक। तो अगर मैं लिखता हूं कि मैंने RRYY, ये क्या होगा? ये होगा। जब इसको क्रॉस कराया है स्मॉल y के साथ, तो जो F1 जनरेशन बनेगी उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। अब इसके गैमेट्स बनाओ, इसके गैमेट क्या क्या बनेंगे? इसके R इसके साथ भी जा सकता है, R स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। सिमिलरली स्मॉल r कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है, स्मॉल r स्मॉल y के साथ भी जा सकता है।
यहां पे भी सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट है। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जाए या स्मॉल वाई के साथ जाए, या स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जाए, स्मॉल वाई के साथ जाए, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो कैपिटल आर 50% में जाएगा, स्मॉल आर 50% में, कैपिटल वाई 50% में, स्मॉल वाई 50% में। और किस में आर जा रहा है किस में वाई आ रहा है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ज्यादा जाएगा, नहीं, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाएगा। ठीक है, तो गैमीट्स इक्वल फ्रीक्वेंसी में बनेंगे। तो अगर आप पनेट स्क्वायर बनाओ और गैमीट्स को डिनोट करो यहां पे एक पेरेंट के, यहां पे दूसरे पेरेंट के, और क्रॉसिंग कराओ, आपको दिखेगा कि अब हर तरीके की फिनोटाइप पॉसिबल है। इस केस में जो रेशियो होगा वो 9:3:3:1 होगा। 9 किसका होगा? दोनों डोमिनेंट, राउंड भी येलो भी। 3 किसका होगा? एक डोमिनेंट, या तो राउंड या येलो। और जो कंप्लीटली रिसेसिव है, दोनों तरफ से रिसेसिव है, वो सिर्फ 1 होगा। तो इस केस में जो फिनोटाइपिक रेशियो है दैट इज 9:3:3:1। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो एक बार देख लेना, काफी कॉम्प्लेक्स सा बनेगा, तो उसको आप एक बार देख के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसके बेस पे लॉ आया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि अगर 2 पेयर ऑफ ट्रेट को आप कंबाइन कर दो एक हाइब्रिड में, तो एक पेयर की सेग्रीगेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर की सेग्रीगेशन। मतलब अपने एग्जांपल में आर स्मॉल आर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे, वो वाई पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आर किस गैमीट पे जाएगा, कैपिटल आर किस गैमीट पे जाएगा, ये डिपेंडेंट नहीं है कि वाई उसमें जा रहा है नहीं जा रहा है, नहीं, आर वाई से इंडिपेंडेंट है, वाई आर से इंडिपेंडेंट है। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश कर दिया था 1865 में, बट उनका जो वर्क था वो काफी लंबे टाइम तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। मेनली काफी रीजन थे। एक तो था कम्युनिकेशन इजी नहीं थी, दूसरा जीन और फैक्टर स्टेबल हैं और ब्लेंडिंग शो नहीं करते। मेंडल ने ये बोला, पर आप नेचर में देखो, नेचर में आपको कॉन्टिन्यूस वेरिएशन दिखती है। आप ह्यूमन हाइट देख लो, ऐसा थोड़ी ना कि हम सिर्फ टॉल होते हैं और ड्वार्फ होते हैं, हम बीच में हर एक हाइट में होते हैं। तो लोगों को लगा नहीं यार ब्लेंडिंग हो रही होगी तभी तो ऐसी हाइट होती है। उसका रीजन कुछ और होता है, पर उस टाइम के लोगों को नहीं पता था। उस टाइम लोगों ने बोला कि स्किन कलर ले लो, आप हाइट ले लो, आप आईक्यू ले लो, हर एक चीज में कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है। बिना ब्लेंडिंग के कैसे होगा? ये एक्चुअली हो जाता बिना ब्लेंडिंग के, पर उस टाइम के लोगों ने मेंडल को मना कर दिया कि नहीं यार आप गलत बोल रहे हो, ब्लेंडिंग होती है। और तीसरा, मैथमेटिक्स कैसे यूज कर ली बायोलॉजी में, उस टाइम में तो ये अनहर्ड ऑफ था। आप साइंस को बायो से स्टिक करो, मैथ को मैथ बनाओ, फिजिक्स को फिजिक्स रखो, ऐसा उस टाइम पे डोगमा था। तो इस वजह से मेंडल का जो वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। एक और चीज, उन्होंने कोई फैक्टर का फिजिकल प्रूफ नहीं दिया। ऑब्वियसली अगर वो फिजिकल प्रूफ दे देते कि वो फैक्टर है क्या चीज, तो वो फैक्टर ही ना बोलते, वो उसको कुछ और बोलते। चलो, देन 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, डेवराइज, कोरेंस एंड वॉन शेमाक। इन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया मेंडल का वर्क। इंडिपेंडेंटली किया, ध्यान रखना है। उन्होंने क्या देखा कि जस्ट बिफोर सेल डिवीजन एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस में जो डिवाइड हो रहा है डबल होने के बाद। मतलब पहले वो डबल होता है, फिर वो डिवाइड हो जाता है, उसके बाद सेल डिवाइड करता है। उन्होंने इसका नाम दिया क्रोमोसोम। क्रोमो वर्ड का मतलब होता है कलर्ड, है ना। गूगल क्रोम है ना, क्रोम का भी देखना क्या लोगो है, 4 कलर उस लोगो में। क्रोम का मतलब ही होता है कलर। तो क्रोमोसोम उन्होंने बोला। और 1902 में क्रोमोसोम की क्या मूवमेंट होती है मियोसिस में, भाई कब वो मिलेंगे, कब उनमें क्रॉसिंग ओवर होगी, कब वो डिटैच हो जाएंगे, ये सारा काम हो चुका था। देन उन्होंने देखा, 2 साइंटिस्ट आए, वोल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। उन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर था वो सेम था जीन्स के बिहेवियर पे। तो उन्होंने क्रोमोसोमल मूवमेंट को एक्सप्लेन किया, यूज किया मेंडल के लॉ एक्सप्लेन करने में। क्यों? क्योंकि यार जीन कहां है, क्रोमोसोम पे तो है। तो अगर क्रोमोसोम असॉर्ट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली, तो उनके ऊपर जो जीन होंगे वो भी तो असॉर्ट हो जाएंगे। इमेजिन करो, एक क्रोमोसोम की पेयर यहां है, एक क्रोमोसोम की पेयर यहां है। इसके ऊपर हमारे वही एग्जांपल येलो और ग्रीन वाले एलील हैं, इसके ऊपर राउंड और रिंकल वाले एलील हैं। अब जहां ये क्रोमोसोम जाएगा, राउंड एलील भी तो वहां चला गया। जहां इनमें से क्रोमोसोम जाएगा, चाहे रिंकल जाए चाहे राउंड जाए, वो एलील भी तो क्रोमोसोम के साथ चला गया। तो क्रोमोसोम की मूवमेंट नहीं तो एक्चुअली जीन की मूवमेंट कराई है। और वो मूवमेंट इंडिपेंडेंट है कि ये क्रोमोसोम चाहे इसके साथ जाए चाहे इसके साथ जाए, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये मैक्सिमम
बच्चे छोड़ो टीचर्स भी गलत बता देते हैं कि ए और बी में क्रोमोसोम कौन सा है, जीन कौन सा है। ए पेयर में होता है, बी भी पेयर में होता है, ए भी सेग्रीगेट होता है, बी भी सेग्रीगेट होता है। डिफरेंस क्या है, ए इंडिपेंडेंट पेयर हमेशा इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगी, लेकिन बी में क्या होगा, वन पेयर हमेशा इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगी अनदर पेयर की। वीडियो को यहीं पॉज करो, 2 मिनट सोचो और बताओ ए कौन सा है, बी कौन सा है, उसके बाद मैं आंसर करूंगा। वीडियो पॉज करो, सोच लिया आंसर, बताऊं मैं। एक्चुअली ए है जीन, बी है क्रोमोसोम। कैसे? ए जीन इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, मतलब पेयर को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो अगर कोई पेयर इंडिपेंडेंट है इसका मतलब कोई पेयर डिपेंडेंट भी है। यस, एक क्रोमोसोम पे एक ही जीन थोड़ी ना होता है, एक क्रोमोसोम पे मल्टीपल जीन्स होते हैं और वो जो जीन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है। जहां ये क्रोमोसोम जाएगा इसके ऊपर उन जीन्स के जो जो एलील्स हैं वो भी एक साथ चले जाएंगे ना। समझ में आ रहा है? इसी को हम लिंकेज बोलते हैं। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन मैंने एक बहुत प्यारी वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी वीडियो, मैं ऊपर लिंक करवा दूंगा, प्लीज जाके देखना यार। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो डिपेंडेंट पेयर्स हैं जो जीन्स की, जो बेसिकली एक सिंगल क्रोमोसोम पे हैं, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर जीन की पेयर इंडिपेंडेंट है, मतलब एक इस पे है, एक अलग क्रोमोसोम पे, एक अलग क्रोमोसोम पे है, ऐसी जो पेयर्स हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगी। बी क्या बोल रहा है कि एक पेयर, कोई भी पेयर हो, वो हमेशा दूसरी पेयर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होगी। ये क्रोमोसोम तो होगा, क्योंकि कोई भी क्रोमोसोम आपस में लिंक्ड नहीं होते हैं। लिंकेज किसकी होती है? जीन्स की होती है, ना कि क्रोमोसोम्स की। तो एक क्रोमोसोम उठा लो, वो बाकी हर एक क्रोमोसोम से इंडिपेंडेंटली क्या कहते हैं, सेग्रीगेट होगा। सो ए इज अ जीन, बी इज अ क्रोमोसोम। ठीक है, तो लिंकेज एंड जो हमारी वो है, क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन की वीडियो जरूर देखना। सटन एंड बोवरी ने क्या किया, उन्होंने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस बनाई और इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया थॉमस हंट मॉर्गन ने। ठीक है, मॉर्गन ने काम किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे। क्यों? क्योंकि काफी सारे रीजन दिए हुए हैं, सिंपल है, एनसीईआरटी में पढ़ लेना एक बार, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इन्होंने इस पे काम करके क्रोमोसोमल थियरी को क्या कहते हैं, प्रूव किया था। फिर लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन दिया हुआ एनसीईआरटी में, मैंने बताया, इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, प्लीज जाके देखो। इसके बाद आपका लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लिंकेज क्या चीज होती है और रिकॉम्बिनेशन क्या चीज होती है। ठीक है, ये सारा मैं क्लियर कर चुका हूं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से लेके जो बिल्कुल लास्ट के डिसऑर्डर्स हैं उनको हम खत्म करेंगे। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में यार, प्लीज मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं पूरी बायोलॉजी सिर्फ आप लोगों को इसलिए करा रहा हूं कि आप नीट में एटलीस्ट 350 स्कोर ला सकें 360 में। तो आप पूरे दिन में बायोलॉजी मत करो, सिर्फ मेरी वीडियोस देखो, आपकी रिवीजन इतनी अच्छी करा दूंगा मैं, आप इससे फास्ट खुद भी नहीं पढ़ पाओगे। तो वीडियो अच्छे से देख ली, आपकी रिवीजन वहीं पे खत्म है। ठीक है, सो मेक श्योर आप वीडियो को जरूर देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें सॉरी, और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दें कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।